नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। सबसे पहले हमेशा की तरह खबरदार की लेंस से हम खबरों को जरा आंकते हैं और आपको बताते हैं कि आज दिन भर जो हुआ है उसमें आपके सरोकार की खबर कौन सी है, कौन सी खबर चिंता करने वाली है, कौन सी खबर अच्छी है। इन्हीं खबरों की फहरिस्त में सबसे ऊपर है पाकिस्तान में जो प्लेन क्रैश हुआ है। पाकिस्तान का सिर्फ 1 मिनट पहले, लैंड करने से ठीक 1 मिनट पहले ये प्लेन क्रैश हुआ। आज पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना था इसे और रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। 98 लोग सवार थे इसमें। पीआईए का ये विमान 15 साल पुराना बताया जा रहा है। अच्छी खबर आपको दे देते हैं कि चीन के लिए अब जो उसे जिस तरह की चीजें वो एलएसी पर करता आ रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर करता आ रहा है हिंदुस्तान के साथ, अब अमेरिका ने 20 पन्ने की रिपोर्ट छाप दी है। बॉर्डर पर चीन से तनाव के मुद्दे पर अमेरिका ने भारत का साथ दिया है खुलकर। 20 पन्नों की अमेरिकी रिपोर्ट में पड़ोसी देशों में सैन्य गतिविधियां कर रहा है चीन। यह बताया गया है साउथ चाइना सी, भारत चीन सीमा में सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है। भारत को उकसा रहा है चीन। चीन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल बढ़ा दिया है और चीन के नेताओं के दावे झूठे हैं। यानी कि चीन जो अब तक सोच रहा था कि उसकी चालबाजियों को कोई पकड़ नहीं सकता है, दिन उसके पूरे होने वाले हैं। अब राजनीति का भी एक तूफानी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो अम्फान तूफान आया उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के काल में अपना पहला दौरा किया और ये दौरा किया बंगाल का। मोदी दीदी की राजनीति के घुमावदार मोड़ दिखाएंगे। तूफान के बाद बंगाल में पीएम मोदी और सीएम ममता दिखाएंगे। विपक्ष की मीटिंग भी थी आज। विपक्ष की एक वीडियो मीटिंग थी, तमाम नेताओं को उसके जरिए जुड़ना था, मिलना था। क्या हुआ है उसमें, वो राजनीतिक वीडियो, उसका भी विश्लेषण होगा। आपके काम की खबर यह है कि रिजर्व बैंक की घोषणाओं का आप पर असर क्या होगा। लोन की किस्त चुकाने में 3 महीने की छूट बढ़ाई गई है। यानी अभी तक जो छूट दी जा रही थी कि आप नहीं चाहते ईएमआई देना तो कुछ समय के लिए आपको छूट मिलेगी, उसे 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है और अगस्त तक किस्त चुकाने में छूट का विकल्प होगा। रेपो रेट 0.4% घटा दिया गया है। इसका सीधा असर होगा आपके होम लोन, आपके ऑटो लोन पर, जो सस्ते हो जाएंगे। अच्छी खबर एक और है कि कोरोना की दवा का दावा किया जा रहा है और इस बार ये हमारे पड़ोसी बांग्लादेश से आ रहा है। बांग्लादेशी डॉक्टरों की टीम ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया। 2 दवाओं को मिलाकर बनाया गया कंपाउंड 60 मरीजों पर चौंकाने वाला अच्छा प्रभाव हुआ है। सभी मरीज रिकवर हो गए हैं। बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्रोफेसर मोहम्मद तारिक का दावा है। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी हम करेंगे, जानेंगे कि क्या उन्होंने इस दवा में देखा है, किस तरह की कामयाबी हासिल हुई है। सबसे पहले पाकिस्तान के एयर क्रैश की वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वो खबर आपको दिखाते हैं। 98 यात्री उसमें सवार थे। जब लाहौर से टेक ऑफ करने के बाद ये कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, 1 मिनट पहले ये क्रैश कर गया और रिहायशी इलाके में क्रैश करने के नाते अभी बहुत ज्यादा वहां पर तबाही का मंजर है। लोग मातम में हैं, क्योंकि ईद के लिए अधिकतर लोग छुट्टी लेके जा रहे थे अपने अपने घरों की ओर, और इसमें जो मारे गए हैं लोग अधिकतर वही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। चारों तरफ काले धुएं का गुबार, जिधर भी देखिए धुआं ही धुआं। धुएं के पीछे कुछ भी दिखाई देना मुश्किल और धुएं के आगे आग की लपटें भी दिखाई दे रही हैं। ये पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास हुए हादसे का मंजर है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार हुआ है। यह विमान लाहौर से कराची के लिए उड़ा था, लेकिन कराची एयरपोर्ट के पास ही यह विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान कराची के रिहायशी इलाके में गिरा। गिरते ही विमान में आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग फैली तो आसपास की इमारतें भी आग की चपेट में आ गईं। पाकिस्तान के इस A320 विमान में 90 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे। कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले पायलट ने विमान के पहिए खोलने की कोशिश की, लेकिन पहिया नहीं खुला। पायलट से कहा गया कि वह विमान को आसमान में 2 चक्कर लगवाए। लैंडिंग से 1 मिनट पहले ही यह विमान एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया।
जिंदगी और मौत का फासला कितना कम था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कराची हवाई अड्डे से महज 1 किलोमीटर दूर मॉडल कॉलोनी में यह विमान हादसे का शिकार हुआ। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के इस विमान के क्रैश होने से करीब दर्जन भर मकानों को नुकसान पहुंचा है। तमाम लोग इस हादसे में घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए बड़ी तादाद में एम्बुलेंस पहुंची। घायलों में से किसी को गोद में उठाकर तो किसी को स्ट्रेचर पर लादकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। हादसे की वजह से ईद के पहले पाकिस्तान में मातम फैल गया है। कोरोना को लेकर लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में उड़ानें बीते शनिवार से ही शुरू हुई थी और चंद उड़ानों को ही इजाजत मिली थी। इस विमान में ज्यादातर वो लोग थे जो लाहौर से ईद मनाने अपने घर कराची के लिए चले थे। हादसे के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर कहा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के क्रैश से हैरान और दुखी हूँ। मैं PIA के CEO अरशद मलिक के संपर्क में हूँ। वो कराची के लिए निकल गए हैं। रेस्क्यू और रिलीफ टीम मौके पर है। इस वक्त यही हमारी प्राथमिकता है। तत्काल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मृतकों के परिवार वालों के लिए दुआएं और संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। पाकिस्तान में हुए इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर पाकिस्तान विमान हादसे में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया और उनके परिवार वालों को सांत्वना भेजी तो घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। आज तक ब्यूरो। लेकिन अब हम जरा भारत और अमेरिका की यारी और उसकी वजह से चीन की बढ़ती हुई दुश्वारी की बात करते हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से बीते 2 हफ्तों में चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और चीन के बीच है उस पर अचानक अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं, गड़बड़ियां बढ़ा दी हैं। किस तरह से तिब्बत से लेकर लद्दाख तक हर तरफ उसकी चालाकियां जारी हैं। अब इसमें अमेरिका जो है वो भारत के पक्ष में खड़ा हो गया है। अमेरिका ने 20 पन्ने की एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें चीन की विस्तारवादी नीतियों, पड़ोसियों के साथ उसकी गुंडागर्दी पर सवाल उठाए हैं। ये पूरी रिपोर्ट हमने पढ़ी है और भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक खबर है। भारत और चीन के बीच ये तनाव इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि भारत ने अपने इलाके में सड़कों का निर्माण कर लिया। आप सोच रहे होंगे भला इसमें चीन को क्या परेशानी है? भारत अपने इलाके में कोई भी निर्माण करे, इससे किसी दूसरे देश का क्या लेना देना? लेकिन चीन एक विस्तारवादी देश है और दूसरों की जमीन पर कब्जा करना उसका कूटनीतिक शौक है। ऐसे में अमेरिका का भारत के साथ खड़ा होना एक बड़ा संकेत है और चीन के लिए एक बड़ी परेशानी भी। भारत चीन विवाद में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। भारतीय क्षेत्र में चीन की सेना के अतिक्रमण की कोशिशों के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ आ गया है। अमेरिका ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसने बीजिंग में खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इस रिपोर्ट में चीन के संबंध में अमेरिकी सरकार की रणनीति तय की गई है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है चीन भारत समेत तमाम पड़ोसी देशों में सैन्य गतिविधियां करके दूसरे देशों को उकसाने का काम कर रहा है। चीन अपने सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है और येलो सी, ईस्ट और साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट और भारत चीन सीमा में उकसाने वाली गतिविधियां करके पड़ोसी देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का मजाक बना रहा है। चीन की ताकत बढ़ी है और इसी के साथ चाइना कम्युनिस्ट पार्टी उसकी तरफ से पूरी दुनिया में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के रास्ते में आने वाले किसी भी खतरे को खत्म करने की कोशिश बढ़ गई और इसके लिए ताकत का इस्तेमाल भी किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की हरकतें वहां के नेताओं के तमाम दावों को झूठा साबित करती हैं। इससे पहले बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की एक राजनयिक ने चीनी अतिक्रमण के खिलाफ भारत के प्रतिरोध का समर्थन किया था।
I think for anyone who was under any illusions about that Chinese aggression was only rhetorical, I think they need to speak to India, where India, on a weekly, monthly, but certainly a very regular basis, has to experience the pinpricks of Chinese military. But this is, if you look to the South China Sea, there's a method here to Chinese operations, and it is that constant aggression, the constant attempt to shift the norms, to shift what is the status quo. अमेरिका चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है और ट्रंप प्रशासन की ये नई रिपोर्ट इस दिशा में एक बड़ी शुरुआत है और ये भारत के पक्ष में एक बड़ी कूटनीतिक गतिविधि है। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत के साथ संघर्ष पर यह कहा है कि भारत चीन सीमा के मुद्दे पर चीन की स्थिति एकदम स्पष्ट रही है, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि चीन ने सीमा के उस पार अपने इलाके में सड़क बनाई हुई है। सैटेलाइट मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस इनपुट की मदद से यह पता चला है कि चीन ने अपनी सीमा वाले इलाके में एक नहीं बहुत सारी सड़कें बनाई हैं। लेकिन जब भारत अपनी सीमा में रहते हुए कोई सड़क बनाता है तो चीन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। चीन लगातार पेंगोंग सी झील के उत्तरी इलाके में भारत के एक सड़क निर्माण पर आपत्ति जता रहा है। ये रोड भी भारत की सीमा के अंदर है, इसीलिए चीन को इस पर आपत्ति जताने का अधिकार नहीं है। लेकिन चीन की विस्तारवादी नीतियां और जमीन हड़पने की आदत छूट नहीं रही। चीन द्वारा कब्जे में लिए गए उत्तरी लद्दाख में मौजूद गालवन नाला इलाका इस समय भारत और चीन के लिए तनाव का केंद्र है। देखिए, ये सिचुएशन थोड़ी अभी डेंजरस है। गलवान वैली जो है वो 1962 की लड़ाई में भी सबसे पहले जो स्कर्मिशेस या मुठभेड़ हुए थे वो गलवान वैली में ही शुरू हुए थे और अरुणाचल के साइड में शुरू हुए थे। गलवान वैली एक बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है भारत की फोर्सेस के लिए और चाइना हमेशा इसको इस एरिया से भारतीय फोर्सेस को पीछे धकेलने की कोशिश करता है। साथ ही साथ में न सिर्फ गलवान लेकिन दौलत बेग ओल्डी के एरिया में और पेंगोंगसो लेक में भी चाइना ने अपनी और ज़्यादा बोट्स और प्रेजेंस इंक्रीज कर दिया है। सिक्किम नकुला एरिया में भी मूवमेंट हो रही है। अरुणाचल की भी कई क्षेत्रों में चाइनीज फोर्सेस की मूवमेंट हो रही है। मेरे हिसाब से ये कुछ एग्रेसिव पोचरिंग है जो डोकलाम जो 2 साल पहले सिचुएशन हुई थी उस तक लीड कर सकता है। इस मामले में भारत की रणनीति एकदम साफ है। भारत का रुख ये है कि अगर चीन अपने इलाके में सड़क बना सकता है तो भारत भी ये काम अपने मन मुताबिक कर सकता है। दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में 81वीं ब्रिगेड और चीनी सैन्य अधिकारियों के बीच कई मीटिंग्स हुई हैं, जबकि दोनों ही तरफ से सैनिकों की मौजूदगी बढ़ाई गई है। चीन लद्दाख के गलवान नाला इलाके में भारत की सड़क बनाने को लेकर ऐतराज जता रहा है, लेकिन भारतीय एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि चीन ने अपने इलाके में सड़कों का जाल बिछा लिया है और चीनी सेना के हेलीकॉप्टर लगातार इस इलाके में गश्त करते नजर आते हैं। ऐसे में यही कहना होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन मौजूदा हालात में भारतीय एजेंसियों और सेना की कोशिश है कि इस मुद्दे को बातचीत से सुलझा लिया जाए। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से भारत का साथ दे रहा है उसे देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां तक चीन से भिड़ने का सवाल है हमारी सेना सक्षम है और कूटनीतिक तौर पर भी डोकलाम में हम चीन को उसकी जगह दिखा चुके हैं। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है इसकी वजह बहुत स्पष्ट है, क्योंकि अमेरिका को चीन से अपनी दुश्मनी निकालनी है, वरना ऐसा नहीं होता कि अमेरिका भारत के मामले में यह कहता कि जो रूस से हमने करोड़ों रुपए की डील की है S-400 मिसाइल प्रणाली के लिए, उसे लेकर भारत को अंजाम भुगतने हो सकते हैं। दरअसल इस पूरे में अमेरिका के खेल को भी समझकर और बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है। एक तरफ ट्रंप खुद को भारत का अच्छा दोस्त कहते हैं, दूसरी तरफ उनकी टीम भारत को निशाने पर लेती है। दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी विदेश विभाग की शीर्ष अधिकारी एलिस वेल्स ने यह कहा कि हम रूस को मिलिट्री हथियार बेचकर रुपए नहीं कमाने दे सकते, क्योंकि रूस इसका इस्तेमाल अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ करेगा। अमेरिका ने रूस पर काटसा कानून के तहत प्रतिबंध लगाए हुए हैं और इसके दायरे में भारत भी आता है। तो इसीलिए अमेरिका चाहे कुछ भी कहे, भारत बहुत सही तरीके से अपनी जमीन पर कायम रहता है और जहां तक चीन का सवाल है उससे भारत
खुद भी निपट रहा है और निपट सकता है। उसके लिए किसी दूसरे देश की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन चीन को यह जरूर देखना होगा कि वो जितने मोर्चे अपने खोल रहा है वो क्या उन सबको मैनेज कर सकता है या नहीं। हांगकांग का मामला ले लीजिए, किस तरीके से वहां पर लगातार चीन विरोधी प्रदर्शन चलते रहे, चीन का अत्याचार चलता रहा वहां के लोगों पर। अब अमेरिका ने इसकी भी सुध ली है और अमेरिका ने हांगकांग का मामला उठाते हुए, दरअसल वो जो पूरी रिपोर्ट तैयार की है उसमें हांगकांग का भी जिक्र अमेरिका की तरफ से किया गया है। चीन ने आज हांगकांग पर एक नया सुरक्षा संबंधी कानून पेश किया है। इस कानून से वो हांगकांग में देशद्रोह, आतंकवाद, विदेशी हस्तक्षेप और लोगों द्वारा विरोध करने जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा पाएगा। ऐसे आसार हैं कि इस कानून का हांगकांग में और खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। हांगकांग में पिछले साल लोकतंत्र समर्थकों ने कई महीने तक प्रदर्शन किया था। आज से शुरू हुए चीन के संसद सत्र में इस मुद्दे पर लंबी बहस होने वाली है। कोरोना की वजह से यह सेशन देर से शुरू हो रहा है। इस बीच चाइनीज मीडिया ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि इस कदम से राष्ट्रीय सुरक्षा का बचाव किया जा रहा है, जबकि इसके विरोधी ये कह रहे हैं कि इस कानून से हांगकांग का अंत हो जाएगा। चीन के पास हमेशा से हांगकांग के मूल कानून में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने का अधिकार था, लेकिन वो अब तक ऐसा करने से परहेज करता रहा। लेकिन अब उसकी हिम्मत खुल गई। आपको बता दें कि हांगकांग पर पहले यूनाइटेड किंगडम का अधिकार था और 1997 में उस पर चीन का अधिकार हो गया था। हांगकांग की गर्दन पर चीन का ये शिकंजा अमेरिका के लिए चीन पर हमला करने का एक और मौका बन रहा है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर ऐसे कानून लागू हुए तो इसके कठोर नतीजे हो सकते हैं। अब अम्फान दौरे जो तूफान है उसकी तबाही और उसकी वजह से उसका जायजा लेने के लिए उस तबाही का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात करते हैं। बंगाल पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके साथ थी। अब किस तरह की तलखी दोनों के बीच रही है ये तो वक्त गवाह रहा है इसका, लेकिन ये जो मौका था ये तबाही से कैसे निकलें उसका था। मोदी सरकार से ममता की तलखियां जग जाहिर हैं। कोरोना के संकट काल में केंद्र के खिलाफ सबसे मुखर ममता रही हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री के इस दौरे का बड़ी बारीकी से विश्लेषण हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के समय पहली बार दिल्ली से बाहर निकले हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री जब बंगाल आए तो प्रोटोकॉल के तहत ममता प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थी। फिर राज्यपाल और ममता के साथ प्रधानमंत्री ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। इसके बाद समीक्षा बैठक की। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 करोड़ की फौरी मदद का ऐलान किया और लगे हाथ इस संकट काल में लड़ाई के लिए बंगाल की तारीफ भी करते गए। ममता बनर्जी ने आज पीएम के दौरे के बाद सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सिर्फ 1000 करोड़ की मदद पर उन्होंने ये जरूर गिना दिया कि नुकसान तो 1 लाख करोड़ का है। ममता ने बाद में विपक्ष की मीटिंग में शामिल होकर भी राजनीतिक संकेत दिए। तो इस साल बंगाल के में प्रधानमंत्री के दूसरे दौरे ने अगले साल के चुनाव की बिसात भी बिछाने की गवाहियां दे दी हैं। विपदा बड़ी हो तो राजनीतिक लड़ाइयां भूल जानी चाहिए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ अम्फान की तबाही का सर्वे कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें यही कहती हैं। बंगाल में अम्फान की मार का सर्वे करने के बाद मोदी ने 1000 करोड़ की तुरंत मदद का ऐलान किया। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र की मदद की घोषणा की तो लगे हाथ कोरोना के संकट काल में आई अम्फान की त्रासदी पर बंगाल की तारीफ कर सबको चौंका भी दिया। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट है। दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने
भरसक प्रयास है। जबकि कोरोना से लड़ने के तरीकों पर बंगाल से केंद्र की कई मसलों पर नोकझोंक हुई है। केंद्र ने बंगाल को चेताती हुई चिट्ठियां भेजी हैं, तो ममता ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में केंद्र को घेरा था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जब बंगाल की तारीफ करके चले गए तो ममता सामने आई और कहने लगी कि 1000 करोड़ देने को कहा है, लेकिन कब और कैसे पता नहीं, और नुकसान तो 1 लाख करोड़ का है। So the Prime Minister assured us that he said that he announced 1,000 crores rupees for this emergency fund, but he didn't clarify it whether it will be advance, like advance or just what we should package, I don't know. He said that we will decide later on, but he said maybe advance also. I said that whatever he will give you, decide, we will give you the details also, because it will take some time to assess the full details, but more than 1 lakh crore has been destroyed, and we have to help the people. So we have started relief and wave work, but I told Prime Minister that we will get 53,000 crores from the central government. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे की जमीन खुद ममता ने तैयार की थी। उन्होंने पीएम से बंगाल आने की अपील की, तो कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मोदी ने 83 दिनों बाद दिल्ली से पहली यात्रा बंगाल के लिए करने का प्लान बना लिया। मोदी कोलकाता पहुंचे तो प्रोटोकॉल के तहत ममता उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया। 1 घंटे के हवाई सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ कोलकाता, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना गए। इसके बाद तीनों नेताओं ने बशीरहाट जाकर आपदा पर समीक्षा बैठक की। बशीरहाट की समीक्षा बैठक के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल को 1000 करोड़ की मदद का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने बंगाल के साथ दोहरी मुसीबत में खड़े रहने का भरोसा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री के भरोसे के वचन के बावजूद ममता अपने बयान में साथ मिलकर काम करने की ताकीद करने से खुद को रोक नहीं पाई। At this hour of crisis, what we feel that we must work together. There are so many departments from Government of India also, I said, from irrigation you can take us, from National Highway Authority, so there are so many state highway is been broken and the village road is also, the condition is very bad. You can help us from National Highway. So like this, there are so many areas, they can also help us, because they are also existence, state government existence is also there in this country. कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार टकरार जारी रही, लेकिन उम्फान तूफान की लहरें इतनी तेज उठी हैं और हवाएं इतनी तेज चली हैं कि मानो राजनीति की दिशा ही बदल गई है। ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ एक मंच पर नजर तो आए, जनता को आश्वासन भी दिया, लेकिन इसके पीछे भी आने वाले दिनों में राजनीति होना लाजमी है। आखिरकार राजनीति की बिसात पे चेकमेट ही आखिरी चाल होती है। मोदी को बंगाल से विदा करने के बाद ममता विपक्षी नेताओं की उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुई, जो कोरोना से लड़ने के लिए विपक्षी मोर्चेबंदी का मंच दिख रहा है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त की बात है, सोचिए अभी कोरोना नहीं होता तो अभी बिहार चुनाव को लेकर और उसके बाद बंगाल चुनाव को लेकर कैसी राजनीति चल रही होती। इसीलिए आज की इन तस्वीरों से परे थोड़ा रिवाइंड की वो तस्वीरें भी जरूर हम देख लेते हैं, जहां ममता वर्सेस पीएम मोदी साफ साफ नजर आता है। वो पब्लिकली कह रही है वो देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पीएम को पीएम मानने में उन्हें गौरव का अनुभव होता है। कभी सुना, कभी देखा, कभी नहीं देखा, लेकिन अभी देखा। अभी क्या देखा? पहले कहते थे अच्छे दिन आ रहा है, और आज क्या लोगों ने कहते हैं, अगर कान है तो सुनो, अच्छा से सुनो। लोगों ने कहते हैं घर घर में शोर है, लोगों ने रो रहा है, घर घर में सो रहा है, हर आदमी रो रहा है। रोता है कि नहीं है? ये क्या सच्चा दिन का निशान है? आप ये जितना
मोदी मोदी करते हैं ना, उतना ही किसी की नींद उड़ जाती है। जानते हैं ना कौन है वो? कौन है? स्पीड ब्रेकर। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है। राजनीति में जमीन खिसकना क्या होता है, अगर किसी को समझना हो तो दीदी की बौखलाहट, दीदी का गुस्सा, इतने से ही समझ सकता है। जो हमसे टकराएगा वो चुर हो जाएगा। रीजनल पार्टी से टकराने से काम नहीं होता है। ऑल रीजन रहेगा तब तो नेशन स्ट्रांग होगा ना। रीजनल पार्टी अगर टुगेदर हो जाता है तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ उनका ही होता है, ये तो समझना चाहिए। आज का दिन ठीक 1 साल पहले कोई नेता सो नहीं पा रहा था, क्योंकि कल 23 मई यानी काउंटिंग का दिन था। ये उससे पहले की राजनीति थी और उसके बाद की देश में जो कुछ चला है वो तो हम सबको याद ही है। बहरहाल हम आपको दिखाते हैं दवा को लेकर, कोरोना की दवा को लेकर जो अलग अलग हिस्सों से कोई खबर आती है। तो अब बांग्लादेश से एक अच्छी खबर आ रही है। वहां बताया जा रहा है कि 2 ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को इस तरीके से इस्तेमाल अगर किया जाए कंपाउंड के तौर पर, तो वो कोरोना के इलाज में कारगर हो सकता है। बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद तारिक आलम बांग्लादेश के जाने माने विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने दावा किया है कि जानवरों में परजीवी कीड़े मारने वाली दवा आइवरमैक्टिन के सिंगल डोज के साथ एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन को मिलाकर एक दवा तैयार की गई है और कोरोना के मरीजों को यही दवा दी गई, जिसका जब प्रयोग हुआ तो अधिकतर मरीज ऐसे थे जो सांस लेने में तकलीफ से जूझ रहे थे। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ऐसा दावा है कि इस दवा को देने के 4 दिन बाद ही सभी कोरोना पीड़ित रिकवर हुए और इसका कोई साइड इफेक्ट मरीजों में नहीं दिखा। ठीक हो चुके सभी मरीजों पर अभी भी नजर रखी जा रही है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस के 30,000 से ज्यादा मामले सामने हैं और 432 लोगों की मृत्यु हुई है। अब इस दवा और इससे जुड़े रिसर्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश हो रही है। इस बारे में हमने बांग्लादेश के प्रोफेसर डॉक्टर तारिक आलम से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उनकी बात आपको सुननी चाहिए। Ivermectin, it's an anti-protozoal medicine, and the other one is an antibiotic, that is doxycycline. These 2 medications have been around for at least 35-40 years, and people have been using it for head lice and acne and other skin conditions. And doxycycline has been used as an antibiotic for atypical pneumonia and other infections. Till now, I've given the medication to 100 patients. I've got the reports back for 60 patients, and all of them have become negative, and none of them had to go to the ICU. रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार। और इस सब के बीच विपक्ष के नेताओं की एक बैठक भी हुई है। हालांकि चर्चा, मंथन, वो सब कुछ हुआ है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।